हेलो फ्रेंड्स, ये संडे की द हिंदू की एनालिसिस है। एनालिसिस एक्चुअली नहीं कहूँगा मैं, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो अच्छे मार्क्स फेच करेंगे। ये वैल्यू एडिशन के रूप में है। ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, सभी टेबलर फॉर्मेट्स में डाला है मैंने, बुलेटेड भी हैं। आप लोग डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। कुछ कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स बेस्ड भी हैं। सो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। डिस्ट्रीब्यूट में पेन अपना ओपन कर लूँ, 1 मिनट। ओके, चलो। तो पहला देख लेते हैं, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हमारे पीएम सर ने बात किया था। अभी इसके अंदर तो चलो सभी को मालूम है डिजिटल इकोनॉमी क्या है, कैसे कैसे प्रोसीड होता है, ये सभी तो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो की पॉइंट्स है जिसको आप डालोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। पहला क्या है कि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, कंसेंसस बिल्डिंग से होगा कि सभी देश एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, डेटा शेयर करें, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे आपको डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो कंसेंसस बिल्डिंग की टू अचीव डिजिटल इकोनॉमी, हमारे पीएम ने ये सर ने ये बात कहा है। तो इंडिया ने क्या क्या किया है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था 2015 में। प्रीलिम्स का एक पॉइंट जनरली बन सकता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पीस इसमें काम आ सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी के लिए काम आता है डिजिटल इकोनॉमी। सिक्योर, ट्रस्टेड, रेजिलियंट, ये तीनों अगर होगा डिजिटल इकोनॉमी तभी बूस्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस ऑब्जेक्टिव हो गया कि इसको हम लोग को कैसे सिक्योर करना है, ट्रस्टेड बनाना है और रेजिलियंट बनाना है। ठीक है, अभी चैलेंजेस भी बता देते हैं क्योंकि अगर डिस्कस के लिए आया है मेंस में तो यू कैन राइट द चैलेंजेस ऑल्सो। तो पहला है सिक्योरिटी थ्रेट, डेटा प्रोटेक्शन। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैलेंज के रूप में। अभी एक्चुअल में डिजिटल इकोनॉमी का प्रोलिफरेशन कहाँ कहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी एरिया अभी अनटच्ड हैं। तो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को अभी तक ये लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये देखना है। आप लोग भी गैदर कीजिए पॉइंट्स के बारे में। अभी अचीवमेंट्स देख लेते थोड़ा। आधार 1.3 बिलियन तक पहुंच चुका है हमारे जो भी आधार यूज़र्स हैं। जैम ट्रिनिटी, ये तो फेमस है, आप लोग सभी इंक्लूड करेंगे इस चीज़ के को लेकर, इसको इंक्लूड करेंगे आंसर्स में। हर मंथ हमारे यहाँ 10 बिलियन ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई के थ्रू, 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन होता है। ये रिसेंट डेटा है तो इसको इंक्लूड करना मत भूलिएगा। डिजिटल सिस्टम इन इंडिया हैड ब्रॉट प्रोबिटी इनटू द गवर्नेंस सिस्टम, ये एक लाइन डायरेक्टली द हिंदू से मैंने उठाया है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, मैं पेन चेंज कर लूँ। प्रोबिटी हमारा आ गया एथिक्स के टर्म में, गवर्नेंस आ गया पेपर 2 के टर्म में, और ये डिजिटल सिस्टम आ गया हमारा पेपर 3 के टर्म में। तो एक ही 3-4 लाइन में आपके 3-4 पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो प्रोबिटी का अगर बात किया जाए तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ लूँ। डिजिटल सिस्टम इन इंडिया हैड बॉट प्रोबिटी इनटू द गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, प्रोबिटी क्या होता है आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल हो तो। और ये लाइन अगर लिखोगे तो इट विल बी गुड। सब जगह इंक्लूड कर सकते हैं आप इसको, ये डायरेक्टली हमारे पीएम सर ने कहा है, ये लाइन उनका ही कोट है। ठीक है, अभी इसको हम लोग रेजिलिएंट कैसे बना सकते हैं, फ्रेमवर्क फॉर सेफ रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पॉन्सिबल यूज़, इसको मत भूलना कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ इज़ वेरी इसेंशियल। CGI डी वाई चंद्रचूड़ जी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कहा था कि हाउ इट इज़ बेन और बून, समथिंग लाइक दैट। सो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल यूज़। ठीक है, लेवरेज टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नेंस इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे अगर आप यूपीसी की सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड गवर्नेंस। तो हर गवर्नमेंट का एक ये मोटिव होता है, इंक्लूसिव बनाए। फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी देखते हैं हम लोग, इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं, सोशल फैक्टर देखते हैं। तो ये सभी चीज़ डिजिटल इकोनॉमी के बारे में है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, ओनियन। ठीक है, ओनियन के प्राइस पे भी कहा जा रहा है कि महंगा हो जाएगा ओनियन। तो वो चलो एक न्यूज़ है, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग क्या उससे गैदर आउट कर सकते हैं, क्या फिगर आउट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन से। तो अभी सरकार ने रेट जो बढ़ रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मिनिमम करने के लिए उन्होंने ड्यूटी लगा दी है 40% एक्सपोर्ट पे। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप बाहर भेजोगे तो आप पे ड्यूटी लगेगा 40% का, एक्सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस होगा प्राइस। ये कहाँ इंपॉर्टेंट आ जाएगा हम लोग को, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि हाउ गवर्नमेंट, मतलब रिड्यूस करने से ड्यूटी क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, और अगर प्रीलिम्स में आए कि प्राइस रेगुलेट कैसे होता है, प्राइस को हम लोग कैसे गैदर डाउन करते हैं, तो ये आप ड्यूटी का एक चीज़ लगा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने एक और चीज़ किया है, रेगुलेटेड द प्राइस। कैसे रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने प्राइस, ऑफलोड स्टॉक्स, ये एक टर्म था। ये कल होके अगर आ जाए कि ऑफलोड स्टॉक्स कौन करता है, कैसे होता है, तो ये गवर्नमेंट करती है हमारी। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस में डिप आता है। ठीक है, एक साथ उन्होंने 3 जो वो होते हैं लाइक जो भी मंडी में जाके गवर्नमेंट एक साथ ही उसको परचेज कर लेती है, ऑक्शन में उसको डाल देती है, जिसकी वजह से प्राइस, डिमांड, सप्लाई ये सभी रिड्यूस होते हैं, मतलब बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपका प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होता है, दे आर बिकमिंग स्टेबल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जिसकी वजह से प्राइस को कूल डाउन किया जा सकता है। ठीक है, अभी
क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा ओनियन को, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो शार्प राइज इन प्राइस ऑफ ओनियन जस्ट बिकॉज मेजर इंपोर्टेड कौन कौन है, बांग्लादेश, मलेशिया एंड यूएई, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ओनियन को सबसे ज़्यादा, तो हमारा थोड़ा प्राइस में फ्लक्चुएशन आने लगा। अब एक पॉइंट और लोटस मिशन के बारे में। लोटस मिशन क्या है एक्चुअल में, एक हमारा ये है मणिपुर में एक लोटस देखा गया था, उसमें 108 पेटल्स है टोटल। तो 108 पेटल हिंदू परंपरा के रूप में बहुत फेमस है, 108 नंबर जो है हमारा, ठीक है। तो उसको नाम दिया गया नमो 108, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कल होकर अगर आ जाए व्हाट इज़ नमो 108, तो इसको कुछ और साइंटिफिक वे में समझ लीजिएगा। लोटस का वेराइटी है एक, जिसको नाम दिया गया लोटस का वेराइटी, ठीक है। नीचे मैंने लिख भी दिया है आपको ये चीज़। ये क्या होता है, वंस इन अ सीज़न ये ब्लूम करता है, इसका फाइबर क्वालिटी लेस है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कुछ भी नया आया है तो हम लोग को लगता है कि इसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, बट इसका फाइबर क्वालिटी थोड़ा लेस है, ठीक है। और ये ऐसा लोटस है, मतलब ओनली लोटस टू हैव इट जीनोम सीक्वेंस। तो कल उठ के अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है प्रिलिम्स में कि दिस इज़ द ओनली वन, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट सोच के मत हटा दीजिएगा इस चीज़ को। ऐसे भी अब गया जो आता था हमारा एलिमिनेशन ये सब, तो फिर इस पर अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब आते हैं कल हुआ G20 मीटिंग में हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर, ये अगर एक पॉइंट आप मेंशन करते हैं व्हाट इज़ ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर, ये भी आप लिख दोगे ना, तो उसके अंदर क्या क्या हम लोग इंक्लूड करेंगे। अडेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, जो जल्दी अडेप्ट कर ले, अगर नाइजीरिया में गया तो वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले, या कहीं और, ठीक है। अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल इन द सेंस कि अगर आप इनपुट ज़्यादा डाल दिए हो, आउटपुट निकल नहीं रहा है, आप लोकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएं। अगर ज़्यादा आबादी है तो वहाँ 3-4 डालें, कम आबादी है तो वहाँ एक ही डालें। इस तरीके से सस्टेनेबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए कि हर सेक्शन के लोग को सुविधा मिले वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई जो बहुत दूर गांव में है उनको नहीं मिल पा रहा है। इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल, ठीक है। ये सब यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग डील करते हैं। अगर ये हेल्थ के बारे में इश्यूज आ जाए तो आप एक सर्कुलर पाई चार्ट टाइप का बना के आप ये सभी पॉइंट्स डाल सकते हैं, अडेप्टेबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, ठीक है। अब G20 का देख लेते हैं, जॉइंट फाइनेंस हेल्थ टास्क फोर्स, ठीक है। ये डेवलप किया है G20 के अंदर। WHO का एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, तो ये तो पक्का ध्यान में रख लीजिए। लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट किसका है, WHO का इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारा एम क्या है एक्चुअल में, हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ को कैसे हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहला जो होगा ना वो एक मिनट पेन चेंज कर लो, क्लाइमेट रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम, ठीक है। क्लाइमेट के अनुसार क्लाइमेट रेजिलियंट मतलब क्लाइमेट को देखते हुए किस तरीके से हेल्थ सिस्टम को हम लोग रेजिलियंट बना लें, ठीक है। हेल्थ केयर का सप्लाई चेन बूस्ट करना होगा। लो कार्बन सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्टली इंक्लूड करेंगे, नंबर आराम से मिलेगा। अब आगे देख लिया जाए, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन हेल्थ, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, फाइन, GIDH, ये अभी G20 मीटिंग में हमारे WHO के जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे, तो साथ में लॉन्च हुआ है गांधीनगर पे शायद। प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग। और इंडिया में लॉन्च हुआ था अभी। नेटवर्क क्या, ये एक नेटवर्क है जो WHO मैनेज करता है। ये क्या करेगा, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अकाउंट जो मतलब उनका वो है डेवलपमेंट है, और उनका जो ये जो होता है ना, लाइक दे आर वेरी रिच इन समथिंग, तो उसको सबको एक साथ ला के उनको अकाउंटेबल बना के एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें हम लोग डिजिटल हेल्थ को बूस्ट कर पाएँ, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर असेसमेंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना हम लोग यूज़ कर पाएँ, कितना बेनिफिट हुआ, वो सब मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ, अभी हम लोग 2-3 चीज़ पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहला इक्विटेबल, दूसरा इंक्लूसिव, तीसरा हो गया, इसमें तीसरा सस्टेनेबल। तो ये 3 चीज़ ना पॉइंट जरूर डाला कीजिए। ऐसा जनरल आंसर लिखेंगे ना तो सभी लोग जनरल ही लिखते हैं, बट हम लोग थोड़ा अपने आंसर्स को डायनेमिक बनाते हैं जस्ट रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, तो थोड़ा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। अभी इसका यूज़ क्या है, हम लोग जो ये ग्लोबल इनिशिएटिव कर रहे हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है, क्यों कर रहे हैं इतना। तो पहला तो होगा ना कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। मान के चलो कि अमेरिका में भी सेम रिसर्च हो रहा है, इंडिया में भी सेम रिसर्च हो रहा है, तो ये हो गया ना, टाइम वेस्ट करने का चीज़ हो गया। अगर मान के चलो कि अगर
अमेरिका का काम सही निकल गया, यूएस का काम सही निकल गया और वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आए, तो वही इंडियन विल वेस्ट टाइम ऑन दैट थिंग। ठीक है, ठीक है, तो कुछ और काम कर लेंगे दोनों मिल के साथ में। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को रिड्यूस करना है। प्रोडक्ट फोकस्ड, ठीक है, अलाइन विद ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ। ठीक है, क्वालिटी अश्योर्ड टेक्निकल असिस्टेंस, क्वालिटी को ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोग अच्छा डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इक्विटी इन हेल्थ केयर, कन्वर्जिंग इफेक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक्चुअली मैं एक चीज़ कह दूँ, मैं टाइप कर रहा था तो कुछ कुछ वर्ड्स इधर उधर हो गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ समझ लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी में टाइप किया मैंने। एक टॉपिक था अभी, लेह टू न्योम लद्दाख। अभी मैंने ये क्यों लिखा है ना कि कल उठ के अगर प्रिलिम्स में आ गया वेयर इज़ न्योमा, न्योमा, तो ऐसा साउथ या नॉर्थ ईस्ट ऐसे में नहीं है, लेह लद्दाख में है ये चीज़, ये जगह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाइट बेलीड सी ईगल, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बनते जा रहा है एनवायरनमेंट, उसमें से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है हमारा ये क्या कहते हैं स्पीशीज़ के बारे में। तो वाइट बेलीड सी ईगल पहले तो लीस्ट कंसर्न है, कब चांस है आने का, बट हम लोग इसको अपने आंसर में डाल सकते हैं किस तरीक़ा से विल एक्सप्लोर है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ना ये सी कोस्ट के सराउंड में रिसाइड करता है, तो मुंबई से लेके हमारा अंडमान तक ही रिसाइड करता है चारों तरफ, कोस्ट के करीब बांग्लादेश तक। सॉरी, ठीक है, ये इस लोगों का क्या हैबिट होता है ना कि बहुत हाई प्लेटफॉर्म पे ये अपना नेस्ट बनाता है। तो अभी हमारे ट्रीज़ उतना बचे नहीं हैं, ट्रीज़ उतने हैं नहीं, जिसकी वजह से ना ये पावर लाइन का जो वो होता है ना पावर एंटीनाज, वहाँ पे अपना नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल डाल सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण ट्री बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे वाइट बेलीड सी ईगल्स है ना, वो लोग नेस्ट कहीं और बना रहे हैं। ये एक तरीके का प्रूफ है कि ट्रीज आर गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये एक थोड़ा केस स्टडी टाइप का, तो ये आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो शायद आंसर अच्छा बने, थोड़ा डायनेमिक बने, और इवेल्यूटर को भी थोड़ा सही लगे कि यार नहीं, नॉलेज बेस्ड थोड़ा कुछ किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ओके, एकेडमिक फ्रीडम। अभी अशोका यूनिवर्सिटी में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ पेपर उन्होंने पब्लिश किया, फिर रेजिग्नेशन हुआ, निकाला गया, कुछ कुछ है, वो सब उसमें नहीं जाएंगे। बट हम लोग को क्या देखना है, एक एकेडमिक फ्रीडम। ठीक है, अभी ये दो नाम है, सब्यसाची दास और बालकृष्ण क्विट द यूनिवर्सिटी। ये तो केस स्टडी है, इंक्लूड ना करें नाम तो अच्छा, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन पे डाला है। अभी एकेडमिक फ्रीडम ये हम लोग किस किस फील्ड में डाल सकते हैं। सोशोलॉजी अगर जिनका ऑप्शन है वो लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अपने एजुकेशन वाले जो सिलेबस है टॉपिक है उसमें डाल सकते हैं। सोशल इश्यूज़ में ये डाल सकती है कंसेप्ट एकेडमिक फ्रीडम को लेकर। ठीक है, दिमाग में रखने के लिए ये चीज़ मैंने सिर्फ डाला है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो अगर ये जस्ट एक बार आप स्क्रॉल करोगे चीज़ों को तो आपको दिमाग में रहेगा ये चीज़। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेगालिथिक साइट फाउंड। मेगालिथिक साइट क्या होता है, बड़े बड़े स्टोन्स का जो पहले हिस्टोरिकल एविडेंसेस हम लोग को मिले थे, बरियल्स एंड ऑल दैट, तो वो सब के बारे में अभी कहाँ पाया गया, केरला में मलापुरम। अब मलमापुरम और मलापुरम दोनों डिफरेंट है भाई साहब, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। मलापुरम हमारा केरल में है, मैच द फॉलोइंग अगर प्रिलिम्स में आता है तो मलापुरम इज इन केरला, मलमापुरम इज इन तमिलनाडु। ठीक है, हैट स्टोन्स। ठीक है, इसको हम लोग थोपी कल्लू। ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर ये पूछा जाए, ऐसा भी आता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, थोपी कल्लू। ठीक है, तो दीज आर हैट स्टोन्स। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये लिड होता था, बरियल्स जो होते थे ना उसके ऊपर लिड रखा जाता था, उसको हम लोग कहते हैं थोपी कल्लू। इसको प्लीज़ 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 ध्यान में रखिएगा, शायद आ जाए प्रीलिम्स में, और आप तो कुछ भी आ रहा है तो प्लीज़ ध्यान में रख लेना इसको। एक और चीज़, महाराष्ट्र विलेज पंचायत एक्ट, सभी को मालूम है पंचायत के जितने भी एक्ट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाती है, तो उसमें इन्होंने डाला है 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के ऊपर अगर होगा तो दे कांट कंटेस्ट द इलेक्शन पंचायत में। ठीक है, तो अभी इसमें डायलेमा क्या चल रहा है ना कि 2 चिल्ड्रन इन द सेंस बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, या फिर फर्स्ट मैरिज से, सेकेंड मैरिज से, तो ये सब कोर्ट का कंटेंशन है, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। बट ये ध्यान रखना कि सोशोलॉजी या सोशल इश्यूज़ में ये चीज़ आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एथनिक क्लैश मणिपुर का जो भी इंसिडेंस था, उसके बाद कुकी लोमी कम्युनिटी मणिपुर, ये लोग जो कम्युनिटी है उनका नाम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये ध्यान में रखिएगा। और अभी हाइजीन इश्यूज़ रिलीफ कैंप में, अभी ये तो रिलीफ कैंप जो भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एजुकेशन का, सैनिटेशन का, हेल्थ का, प्रॉपर लाइटनिंग, ये सब बहुत प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से रिलीफ कैंप्स बहुत ही कॉम्पैक्टेड, बहुत डिजीज़ स्प्रेड होता है वहाँ पे, तो ये सब थोड़ा हाइजीन इश्यूज़ को लेकर भी एक पॉइंट, डायमेंशन का पॉइंट है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, चलो अब आते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बारे में।
न्यू आप सभी को पता है रिलेशन कैसा है, इंडो पैसिफिक, क्वाड, G20, बहुत सारा चीज़ सभी को सब कुछ बहुत बहुत मालूम है। पर जो न्यू डेवलपमेंट्स वो देख लेते हैं। अपना INS वगीर अभी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे गया है, जिसका जो जगह पे गया है फ्रीमैंटल, ठीक है। कल अगर प्रीलिम्स में अगर ये कल नहीं सॉरी 1 साल बाद अगर प्रीलिम्स में ये चीज़ आया फर्मेंटल, वेयर इज फर्मेंटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन सॉरी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ, तो ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे नहीं, ईस्ट कोस्ट पे। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो ऑन, बता देना भाई कमेंट में, ठीक है। अभी मलाबार एक्सरसाइज हो रहा है। मलाबार एक्सरसाइज में कौन कौन होते हैं, US, जापान, इंडिया, ठीक है। ये हमारा स्टेट पीसेस में काम आ जाएगा। ऑल्सो अभी ऑसी इंडेक्स, ठीक है, इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इनवाइट किया है इंडिया को कॉन्फ्रेंस, सी पावर कॉन्फ्रेंस, जो ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कर रहा है कि आप आओ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एक साथ करते हैं हम लोग। तो ये सभी चीज़ है ना, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ चाइना सी, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तीसरा हो गया इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। चौथा हो गया जियो पोलिटिकल इशूज़। पाँचवा हो गया क्वाड का जो डेवलपमेंट है वो। उसके बाद हो गया मिलिट्री अलायंसेस। तो ये सभी पॉइंट्स है ना, आपको डायरेक्टली ये सब नहीं आएगा कि कैसे क्या क्या बता दो मेरे को क्या है। सिर्फ ये होगा ना कि कहीं कहीं आप इसको ये सब चीज़ों को डाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी दूसरा देख लेते हैं थोड़ा। एथिक्स का एक पॉइंट है जिसमें रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड, फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड गोज टू रतन टाटा सर। एक्चुअल में ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टेट पीसीएस में। अभी हम लोग थोड़ा रतन टाटा जी के बारे में बात हुआ है तो थोड़ा एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। रतन टाटा एथिकल एग्जाम्पल लाइज इन रिस्पॉन्स टू 2008 मुंबई अटैक। जब मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो सभी ने कहा कि ताज पैलेस को यार आप वो कर दो सर, आप रीबिल्ड कराने से अच्छा है कि उसको आप छोड़ दो, बेच देते हैं, कुछ कर लेते हैं। उन्होंने क्या चूज़ किया, ही चूज़ टू रीबिल्ड इट, शोइंग इट्स कमिटमेंट, हिज कमिटमेंट टू एम्प्लॉय हेरिटेज सोसाइटी, एग्जेम्प्लीफाइंग कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस वर्ड में, एक मिनट, ये भाई साहब 2 मिनट रुक जाना। चलो अब इसमें क्या है ना कि इस सब सर ने चूज़ किया, रतन टाटा सर ने चूज़ किया कि नहीं हम लोग इसको बनाएंगे, जिसके वजह से एम्प्लॉय जो वहाँ होते थे उनको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, हेरिटेज को संभाले, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो टर्म्स है ना हमारे एथिकल टर्म्स है, इसको प्लीज़ इंक्लूड कीजिएगा। रतन टाटा सर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय के बारे में ध्यान देना, एम्पैथी, ये सब के बारे में आप डाल सकते हैं। चलो मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी एक्ट, ये एक एक्ट आया था हमारा 2021 में। इसके अंदर क्या किया है ना कि अपर जेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन, अगर किसी को टर्मिनेशन करवाना है अपने प्रेगनेंसी को, तो 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी वुमेन, इसके ऊपर नहीं करवा सकते हैं। 24 वीक्स फॉर द अपर लिमिट, ठीक है। तो अगर स्पेशल कैटेगरी वुमेन में कौन कौन आ रहे थे, इंक्लूडिंग रेप सर्वाइवर और विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, ठीक है। तो ये इनको था कि आप 24 वीक्स के अंदर, 24 वीक्स ऑफ द अपर क्राइटेरिया, उसके अंदर आप लोग वो करवाना है, तो टर्मिनेशन करवाना, तो यू कैन डू दैट थिंग। तो अभी ये केस आया था जिसमें 26 वीक हो चुका है, ठीक है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था, आप सोशोलॉजिकल या सोशल फैक्ट्स में डाल सकते हैं चीज़, ठीक है। चलो यार अब आ जाओ थोड़ा साइंस के, साइंस संडे था ना, साइंस के जोन में थोड़ा आते हैं। सॉरी, न्यूक्लियर डेटा मोर इन्फॉर्मेटिव दैन माइटोकॉन्ड्रियल डेटा डीएनए, ये एक इन्फॉर्मेशन अस्सी पेपर में था कि जो भी डेटा हम लोग को न्यूक्लियर एनालिसिस से मिलता है ना, न्यूक्लियस के एनालिसिस से मिलता है, और जो डेटा हम लोग को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिलता है ना, उसमें न्यूक्लियर डेटा के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है एज़ कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल डेटा। एक क्वेश्चन आ चुका है पहले माइटोकॉन्ड्रियल प्रिडल्स में, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो कहाँ से आता है, मम्मी से आता है, पापा से आता है, कुछ तरह क्वेश्चन था, प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ध्यान में एक चीज़ रखना। अब आ जाओ साउथ चाइना सी को रिलेटेड कुछ एक चीज़ था यहाँ पे। सेकंड थॉमस शोअल, शोअल, ठीक है। ये कहाँ है भाई, ये हमारा फिलीपींस एंड चाइना कंटेंशन है। यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो शोअल है ना, थॉमस शोअल, ये इन दोनों के बीच में कंटेंशन चल रहा है। कल उठ के अगर आएगा कि जापान के साथ कंटेंशन है चाइना का, तो सबको ये तो पता होगा, चलो चाइना तो होगा ही, चलो 50% श्योर है, ठीक है। शॉल है वो शायद साउथ चाइना सी का पार्ट होगा, बट और कौन कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ पे ना, तो हमारा कौन होगा, फिलीपींस होगा, थॉमस शॉल फिलीपींस, ठीक है। और चाइना का ताइवान के साथ भी इशू चल रहा है, ठीक है। अभी यूक्रेन, यूक्रेन का एक मिनट, चर्नीव, सॉरी यार,
चर्नी, ये एक जगह है यूक्रेन में। कल मैच द फॉलोइंग आता है तो आप डाल सकते हैं कहाँ है चर्नी, तो यूक्रेन का है। स्वीडन में हमारा हार्पसंड ये जगह स्वीडन का है। भाई मेरे प्रोनाउंसिएशन का, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, स्वीडन में हार्पसंड है। मैच द फॉलोइंग आजकल खूब आ रहा है, पेयरिंग खूब आ रहा है यार, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, CV90 स्वीडिश इन्फेंट्री व्हीकल है ये। ठीक है, तो टर्म सब है, उसका थोड़ा सिर्फ ध्यान रख लेना यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ। अब क्लाइमेट इश्यूज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, क्लाइमेट इश्यूज़, रिड्यूसिंग क्लाइमेट इशू की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा जो ग्लेशियर का एरिया होता है, जितने एरिया में ग्लेशियर है वो रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल और सोसाइटल इफेक्ट होगा यहाँ पे। सोसाइटल जो भी हैबिटेशन है ना न्यू जनरेशन के या फिर ओल्ड जनरेशन को, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, सर्वाइवल इश्यूज़ आएंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी ये कैसे ठीक होगा, इसको ठीक भी तो करना है ना सर क्लाइमेट इश्यूज़ को। कल मतलब कि अगर मेंस में आता है क्वेश्चन कि डिस्कस हाउ यू विल, मतलब व्हाट आर द मेन फैक्टर्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंजेस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपको उसमें वे फॉरवर्ड डालना होगा। वे फॉरवर्ड कैसे होगा, नीड टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ये डेटा डाल दोगे ना तो सुपर नंबर मिल जाएगा आपको 2050। चलो ठीक है, 2050 तक का डाल देना एक बार। लीड टू नॉन नेटिव स्पीशीज ग्लोबल डी ग्लेशिएशन हो रहा है हम लोग का, ये सब क्लाइमेट इश्यूज़ के वजह से। ठीक है, चलो हाँ, ये तो मैं यहाँ पे डाल दिया। नीड्स यहाँ पर भी है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मोर प्रोटेक्टेड एरिया हम लोग को चाहिए। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन, सॉरी। अभी क्या है ना कि हमारा जो 50% ग्लेशियर का एरिया ना वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है, बाकी सभी नहीं आते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर लाएंगे ना उतना ज़्यादा कंजर्वेशन इफेक्ट उस पर होगा। तो प्लीज़ इंक्रीज द प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। वोल्फ राइट, ये क्या है, दिस इज अ स्टार, हेलियम रिच स्टार है ये क्या होगा ना, प्रोड्यूस मैग्नेटार व्हेन एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा। भी सभी को पता है ना, स्टार का बर्थ, स्टार का डिक्लाइन, सुपरनोवा एक्सपेंशन, ये सभी को पता होगा। तो अभी क्या होता है ना कि जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोड होता है, ठीक है, तो वो मैग्नेटार प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटार यहाँ पे। ठीक है, अब मैग्नेटार क्या होता है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। मैग्नेटार होता है मोस्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हो गया यार, मोस्ट है तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा चीज़ लग रहा है हम लोग को। मैग्नेटार क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है ये। न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म्स व्हेन सुपरनोवा कोलैप्स। सॉरी, सुपरनोवा जब कोलैप्स होता है हमारा, उसके वजह से हमारा क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है। और न्यूट्रॉन स्टार का एक एग्जांपल है मैग्नेटार, जो एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कब प्रोड्यूस होगा ना, ऐसा कुछ है कि वॉल्फ राइट इन द स्टार, तो जब ये एक्सप्लोड होगा सुपरनोवा की तरह तो मैग्नेटार प्रोड्यूस होगा। तो आपको यहाँ से बेसिक क्या ध्यान में रखना है, वोल्फ राइट स्टार है, मैग्नेटार मोस्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होता है, न्यूट्रॉन स्टार है, कोलैप्स होता है, इस तरीके से। चलो आगे आ जाते हैं। बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। अभी यार नाम तो मैं इसका ले नहीं पाऊँगा, बहुत हार्ड ही है। एक्लानीवेरिक्स, चलो ले लिया यार। एल्कानीवेरिक्स, ओके, एल्कानीवेरिक्स। दिस इज अ बैक्टीरिया विच ईट्स ऑयल। तो हम लोग का बायोफिल्म ये सब जो जनरेट होता है ना, जो लाइक वाटर के ऊपर जम जाता है, पॉल्यूट जो करता है, उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है ये हमारा बैक्टीरिया जो है। ठीक है, तो ये यार तो इकोलॉजी वाला जो पॉइंट आता है ना ये प्रीलिम्स में, उसमें ये डायरेक्टली आ सकता है ये चीज़। ठीक है, बायोफिल्म प्ले अ बिगर रोल इन डिग्रेडेशन। यहाँ पे ना बायोफिल्म जो ऊपर में जो लेयर तेल गिरने की वजह से वो जमा रहता है ना, इस तरीके का फिल्म लेयर जमा रहता है। बायोफिल्म तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, व्हाट इज बायोफिल्म, कैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि बायोफिल्म कहाँ कहाँ पे होता है, इस तरीका का। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसको धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से हमारा जो भी पॉल्यूटेड वाटर है वो डिक्रीज होगा। चलो आगे आ जाते हैं जल्दी से। बॉलिंग एलरॉड, ये क्या है, क्लाइमेट वार्मिंग इवेंट। तो फिर ध्यान रख लो यार, इसके ज़्यादा कुछ इसमें डालना नहीं है। बॉलिंग एलरॉड क्या है, बॉलिंग एलरॉड कल उठ के आ जाएगा यार, नहीं दिस इज समथिंग एल्स, तो नहीं, क्लाइमेटिक वार्मिंग इवेंट है ये। ठीक है, चलो चलो, ब्रेन डिजीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिल्डअप ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन, हमारे ब्रेन के अंदर ना क्या होता है कि एक एमिलॉइड प्रोटीन होता है, धीरे धीरे जमना, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, मैं इसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, मेडिकल टर्म्स में मेरे को तो पता नहीं है, बट समझ जाना, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में यार, सॉरी। एमिलॉइड प्रोटीन वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से प्लेग
दिस फॉर्म्स प्लेग एंड ट्रिगर अनदर प्रोटीन, ठीक है, वो प्लेग फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद एक न्यू प्रोटीन जनरेट होता है जिसका नाम टाउ TAU है, ठीक है, TAU, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, TAU इज अ प्रोटीन विच फॉर्म्स आफ्टर प्लेग जनरेशन। ये क्या करता है ना, हमारे ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे फ्री रेडिकल्स हमारे ब्रेन में जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल दे एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कैसे बैलेंस करते हैं, तो फ्री रेडिकल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड बाई एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स डैमेज द हेल्दी सेल्स, ये तो दिखा हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट से हमारा फ्री रेडिकल्स कम होगा, बैलेंस हो जाएगा, ब्रेन डिजीज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है ना ग्लूटैथियोन, ठीक है, ये हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स, ठीक है। चलो अभी टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें क्या होता है ना, नीड टू इंजेक्ट इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन डालना होता है। और टाइप 2 में क्या होता है, नीड टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज, दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। अभी एक्सेस शुगर इनटेक से क्या होता है, रिलीज ऑफ इंसुलिन इन ब्लड स्ट्रीम विच कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है। ज़्यादा शुगर इनटेक करेंगे ना, उसकी वजह से इंसुलिन ब्लड में घुसना शुरू हो जाएगा, ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाता है हमारा, ठीक है। चलिए यार लास्ट ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स क्या है, ऑल्सो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच, हम लोग धीरे धीरे ना ब्रिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। ब्रिक्स का ये तो आप लोग को पता है, सिलेबस में हमारा है कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल फोरम है, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए एशियान ब्रिक्स से बातें ही रहता है। तो ब्रिक्स का हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या एक्सपेंशन हुआ है, क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच एक ये प्रोग्राम है, ये एक स्पेसिफिकली ये डालना, ब्रिक्स का जो रिसेंट डेवलपमेंट है, ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच, ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, क्या एक्सपेंड किया जाए भाई इसको। अब NDB अच्छे से इसको बनाया गया था, अच्छा काम भी कर रहा है NDB। कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट फॉर करेंसी, भाई साहब ये IMF का नहीं है, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट दिस इज ऑफ ब्रिक्स, ध्यान रखिएगा। चलो ब्रिक्स के बारे में और कुछ देख लेते हैं। अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव फॉर G7 कंट्रीज, ठीक है। 40 कंट्री ने इंटरेस्ट जताया है यार कि हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेडिंग ब्रिक्स करेंसी, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेडिंग ब्रिक्स करेंसी, ठीक है। तो एक तरीका से लाइक ब्रिक्स करेंसी के बारे में भी बात किया जा रहा है कि विल डेवलप दिस थिंग, और हम लोग आपस में इस करेंसी के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे। चलो अभी एक और चीज़ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो हैंडबुक जारी किया था वुमेन स्टीरियोटाइप्स को रिड्यूस करने के लिए, उसके बारे में कुछ है, 2-3 लाइन है, 2-3 केसेस हैं, उसको देख लो, इतना तो याद नहीं हो पाता है, जस्ट ये सब केसेस शायद डाल दोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। स्टीरियोटाइप लीड्स टू एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इन पब्लिक प्लेस। ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट मैंने उठाया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, समझ लेना, फिर इसको अपनी तरीके से फ्रेमवर्क करके डाल देना, ठीक है। अभी केस टू साइट, कौन कौन सा केस हम लोग इसमें साइट कर सकते हैं, या स्पेलिंग से भी बहुत रॉन्ग है, टाइप करने में कोई मिस्टेक हो जाता है फास्ट में, ठीक है। पहला तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक था, जिसमें अडल्ट्री को बैन किया गया था। अडल्ट्री, उन्होंने ये कहा, ये दिखाता है, ये पैट्रियार्की का एक रूल है, पैट्रियार्की को शो करता है अडल्ट्री, इसलिए हम इसको लोगों को बैन कर रहे हैं। ये नैरो वुमेन को एक नैरो स्फीयर में रखता है, ठीक है, इसकी वजह से ही वो बैन कर रहे हैं इस चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ 2 फिंगर टेस्ट, जो रेप विक्टिम्स जो होते थे ना, उनके लिए ये टेस्ट किया जाता था, कि तभी पता चलता था कि रेप विक्टिम, ये टेस्ट होता था एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको ये रिमूव किया गया है। शैलेंद्र कुमार वर्सेस हमारा ये झारखंड का ये केस है, तो इसको रिमूव किया गया है, वहाँ पे इरेलीवेंट है ये। उसके बाद पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का रेप सर्वाइवर टेस्टिमनी जो होगा उनका इनहेरेंटली क्रेडिबल, वो क्रेडिबल होगा, ऐसा कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि FIR लॉन्च नहीं करेंगे ये सब। तो ये 3 केसेस हैं। एक हमारा हो गया जोसेफ साइन, ये तो इंपॉर्टेंट है, अडल्ट्री वाला। उसके बाद जो पैट्रियार्की और नैरो स्फीयर ऑफ वुमेन लिविंग को, इसको रिड्यूस करने के लिए इसको हटाया गया। 2 फिंगर टेस्ट, ये रिसेंट वाला डेवलपमेंट, इसको डाल देना। और पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह की रेप सर्वाइवर का टेस्टिमनी इनहेरेंटली क्रेडिबल होगा। ओके भाई, ये ओके, दिस इज डन फॉर द डे। तो दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स। इसके PDF आपको मिल जाएंगी, तो काफ़ी गंदा हो चुका है, बट ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहाँ PDF मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम पॉइंट्स है। डेली आपको मैं इस तरीके से कुछ डालते रहूँगा, जिसकी वजह से आप सुन लोगे ना तो काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो भाई, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।